हेलो फ्रेंड्स, माइक चेक। हेलो फ्रेंड्स, माइक चेक, माइक। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट मनीषा। अब तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे, मतलब मैं फेमस होना चाहती हूँ। और आई होप मैं इतना फेमस तो हो ही गई हूँ, एटलीस्ट जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे जानने ही लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज मतलब ये वाला वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी। एक्चुअली घर के कुछ 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 गेस्ट वेस्ट आने वाले थे, घर के कुछ काम चल रहे थे, इस वजह से नहीं बना पा रही थी। तो चलिए बात शुरू करती हूँ बिना देरी के। तो फ्रेंड्स, मैं उस घर से थी, मतलब मनीषा रावल उस फैमिली से है जहां लड़कियों की एवरेज एज, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, एवरेज एज कह रही हूं। एवरेज का मतलब आई होप जो भी 12th पास पर्सन है उसको इस एवरेज शब्द का मतलब पता होगा। तो मेरे फैमिली में शादी की, लड़कियों की शादी की एवरेज एज 18 साल है। हमारे घर में आज भी लड़कियों की शादियां और जो आने वाली बहुएं हैं उनकी एवरेज एज 18 साल है। एवरेज का मतलब आई होप आप समझते होंगे। मैं इतना ओपनली अब इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकती, जो लाइन मैंने आपको कही है, ठीक है। अब मेरे फैमिली पे रेड वेड मारने की जरूरत नहीं है, मैं ये प्रेजेंट कंडीशन बता रही हूँ आपको। आज 2023 में भी लड़कियों की शादी 18 साल की होती है एवरेज एज, ठीक है। मेरी 17 बहनें हैं और ये तो मेरी रियल कजिन्स हैं, और इसके अलावा भी जो आसपास फैमिली है उनकी उसकी हालात बता रही हूँ। और कोई भी लड़की, मतलब आई एम दी ओनली लड़की जिसने घर से बाहर जाके पढ़ाई की है। और मेरे अलावा सिर्फ मेरी एक सिस्टर और है जिसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। इसके अलावा कोई लड़की 8वीं पास है, कोई लड़की 10वीं पास है और कोई लड़की 12वीं पास है। मेरी सारी सिस्टर्स की ये हालत है, ठीक है। जिस एज में लड़कियों की हाथ में, मतलब आज 2023 में अमेरिका, चाइना और किसी भी बड़ी बड़ी कंट्री में लड़कियों के हाथों में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और मतलब वो वर्किंग विमेन है, वो कुछ अपने देश की प्रगति में सहायता कर रही हैं। तो ऐसे में हमारे देश की लड़कियां क्या कर रही हैं, उनके हाथों हाथों में 3-3 बालक हैं, और वो क्या कर रही हैं, जो अपना इंडिया टॉप कर रहा है ना पॉपुलेशन बढ़ाने में, तो उसमें पूरा सहयोग कर रही है कि हाँ, इंडिया किसी और चीज में बढ़े या ना बढ़े लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाने में एकदम टॉप करना चाहिए। तो ये हालत है हमारे। ये तो मैं अपने फैमिली का तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। बहुत सारी फैमिली, मेजोरिटी 80% फैमिलीज की यही बात कर रही हूँ कि वही आज भी एटलीस्ट राजस्थान, यूपी और बिहार में तो शादी की एवरेज एज 18 साल ही है, ठीक है। बहुत ज्यादा ओपनली, देखो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, ओपनली नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक मतलब इलीगल मैटर है, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। तो चलो मैं अपनी बात बताती हूँ। हुआ क्या था ना कि जब मेरे पापा, मुझे तो पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया था, मेरे तो सपने ही इतने बड़े बड़े थे कि ये शादी वादी तो उस सब में कहीं थी ही नहीं मेरे सपनों में। और मुझे तो पता नहीं क्या क्या बन रखा था। अगर आपने मेरी वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाली सीरीज नहीं देखी है कि मैंने वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले मेरे क्या क्या सपने थे, मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, फिर मैं एम्स अहमदाबाद से एमबीए करना चाहती थी। मतलब इन सारी चीजों में कहीं भी शादी और ये सब की तो जगह ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मुझे आज भी याद है, मेरे पूरे फैमिली ने, मतलब जो मेरी फैमिली थी सारी, उस सारी फैमिली ने किसी और के लिए फोन किया हो या ना किया हो मेरे पापा को, लेकिन मेरे पापा के पास उस वक्त कम से कम 8 से 10 लोगों के कॉल आए थे कि मेरे पापा का नाम लेके कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, लड़की को घर से बाहर पढ़ने भेज रहा है, मतलब ऐसी कौन सी आफत आ गई, या तेरे वहां पे, जहां भी मैं फतेहपुर शेखावाटी रहती थी, वहां पे कॉलेज नहीं बचा, अब तुझे लड़की को वहां भेजना है, अब तुझे ये करना है वो करना है। किसी ने भी किसी भी तरह की XYZ कोई भी मदद तो करना छोड़ो। उन उन लोगों, मेरे पापा के पास कम से कम 8-10 लोगों के कॉल आए थे कि लड़की को आगे मत पढ़ा, ये भाग जाएगी, ये लव मैरिज कर लेगी, ये पता नहीं क्या क्या, ये परिवार का नाम खराब कर देगी। वो कहते हैं ना कि फैमिली वाले पूरा जोर लगाते हैं अगर कोई भी बच्चा उस फैमिली से थोड़ा भी हटके कुछ काम करना चाहता था। और मेरी फैमिली में जो लड़कियां थी वो बस एक ही एक काम करती थी, वो था शादी करना। जैसे ही वो 18-21 साल की हुई उनकी शादी हो जाती थी, और 22-23 साल में वो 2-2, 3-3 बच्चों की माए बन जाती थी। लेकिन अब पहली बार कोई लड़की थोड़ा उनके लीग से हटके चलने जा रही थी तो भाई सब लोग तड़प गए थे, सारी फैमिली तड़प गई थी ऊपर से नीचे तक की।
तो करे मेरे पापा को फोन, और सारा बात तो ठीक है, लेकिन उनमें से एक कॉल की बात, मतलब मेरे पापा ना देखो जॉइंट वो क्या होता है ना, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ ओपन होते हैं काफी। मतलब वो आने वाले सारे कॉल्स को मुझे बताया करते थे, देख यार मैं तेरे को भेज तो रहा हूँ, लेकिन ये देख मतलब ये इनका ऐसे कॉल आ रहा है, ये ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं, ये वैसे कह रहे हैं। तो किसी और की तो बातों का मेरे पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक पर्सन का जो कॉल आया था, नाम नहीं लूंगी उनका, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि देख मैं तेरे को लिख के दे रहा हूं कि मनीषा को तू बाहर पढ़ने भेज रहा है ना, तो ये परिवार का नाम खराब करेगी ही करेगी, और ये भाग के शादी करेगी ही करेगी। मतलब वो यहाँ से, हम फतेहपुर शेखावाटी में थे उस वक्त, और हमसे 2000 किलोमीटर दूर बैठ के उस पर्सन ने घोषणा कर दी कि ये लड़की आज से 4 5 6 साल बाद जब भी तू इसकी शादी करने चलेगा, तो ये तेरे को शादी के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी, ये भाग चुकी होगी तब तक। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा रही, मैं ये सब दूँ, और जैसे ही मुझे एक बार बाहर जाने का मौका मिलेगा, उसके बाद मैं फैमिली को पूरा टाटा बाय बाय कर दूंगी और लव मैरिज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मतलब हो गया, मेरा कॉलेज शुरू हो गया था। मैंने आपको बताया था ना, मैंने मतलब बाहर, घर से बाहर रह के पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग किया मैंने। तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया था, और कॉलेज में मैंने बता दिया कि लगभग 800 लड़के हुआ करते थे, और उन 800 लड़कों के बीच में 50 लड़कियां होती थी, और उन लड़कों से हमें दिन रात काम पड़ता था। मतलब कि अगर हम लेक्चर ले रहे हैं तो वो हमारे साथ बैठे हैं, और लैब में हैं तो वो हमारे साथ हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हैं, और वही रेशो वही हुआ करता था कि एक लड़की के साथ में 4 5 लड़कों को क्लब कर, वही थी 16 to 20 ईयर्स की एज ग्रुप का ये टाइम था हमारा सबका। तो एक बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अट्रैक्शंस होते थे, ये होता था, वो होता था। तो ऐसे करके फाइनली मतलब ये लगा लो कि 4 एकदम छप गई थी कि भाई लोगों ने मेरे लिए ऐसे ऐसे कह रखा है, पहली लड़की हूं जो घर से बाहर निकल के पढ़ाई कर रही हूं, और इस तरह का कुछ भी मुझे मतलब किया, किसी भी तरह की इस तरह की कोई हरकत मेरी तरफ से हुई, तो जो पहली बार हमारे घर से लड़की कोई निकल के पढ़ी है, वो हमेशा के लिए हमारे घरों में लड़कियां पढ़नी बंद हो जाएंगी। मेरा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि देखो वो पहली लड़की थी, उसको घर से बाहर भेजा, और ये इस तरह का उसने अपनी पसंद से शादी की या वॉट जो भी किया, ठीक है। लेकिन देखो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाह रही जो कॉलेज में जो भी हुआ था, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी कि मैंने शादी करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखी एज अ गर्ल। देखो, मैं ऐसी लड़की थी जो बचपन से मैंने पेंसिल तक भी अपनी पसंद से खरीदी थी, ठीक है। मतलब मेरे लाइफ में जो भी मेरी लाइफ का पार्ट बनता है, वो हर चीज मेरी पसंद से मेरी लाइफ का पार्ट बनती है। मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने कभी भी कुछ भी थोपा नहीं कि तुझे ये पढ़ना है, तुझे ये खाना है, तुझे ये पहनना है। जो करने का मेरा मन करता था बचपन से, उन्होंने मुझे हर वो चीज करवाई, और उनके सामर्थ्य में थी उस सामर्थ्य तक वो उन्होंने वो कर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, बहुत ही मैंने आपको बता दिया लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। बस सपने बड़े थे और मम्मी पापा प्यार बहुत करते थे, तो इस वजह से मतलब हर जिद को पूरी शिद्दत से पूरी करवाते थे। और लेकिन मेरे ऊपर फिर ये जिम्मेदारी थी कि यार माँ बाप का नाम नहीं खराब करना, अभी भी अपने सोसाइटी में लव मैरिज करना या इस तरह का अपनी पसंद से शादी करने को एज अ कैरेक्टरलेस, कि वो लड़का कैरेक्टरलेस है, वो लड़की कैरेक्टरलेस है, इस नाम से नवाजा जाता है उन बच्चों को जो भी अपनी पसंद से या अपनी मैथ से या अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी उस सीरीज पे भी आऊंगी जो मेरे लाइफ में जो मैंने अब तक की जो बेस्ट जोड़ियां देखी है ना, वो वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की है, जिन्होंने सोसाइटी के और घर वालों के प्रेशर्स को मतलब बहुत सहा। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे पेयर्स भी हैं, मैं बहुत जल्दी उनसे मिलवाऊंगी आपको, कि जो 8 10 साल तक अपने फैमिली वालों से लड़ते रहे, और शादी केवल उसी से की जिससे उन्हें करनी थी, जिससे उन्हें मन किया, जिससे उन्होंने पसंद किया, ठीक है। और मैं ये बताऊंगी कि आपकी पसंद से शादी होना क्यों जरूरी है। ये मेरी एक अलग से सीरीज चलेगी जिसमें मैं आपको उन पेयर से मिलवाऊंगी जो आज कहीं कहीं ज्यादा खुश हैं, बजाय कि जिन लोगों ने अरेंज मैरिज की है, जिन लोगों ने अपने घर के बड़े लोगों से की सहमति से शादी की है, उसके बजाय वो पेयर ज्यादा खुश हैं जिन्होंने की मतलब इस तरह से जो अपनी पसंद से होके शादी की है ना। हालांकि अपनी सोसाइटी में अभी ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वाली चीज को कि अपनी पसंद से शादी करना एक टैबू है, मतलब उसको गलत समझा जाता है, ठीक है।
तो अब क्या हुआ था जी, जब मेरा कॉलेज चल रहा था तो मैं एक तरफ से जब भी कोई लड़का मुझे अप्रोच करता था तो देखो, इस गर्लफ्रेंड नाम से तो मुझे नफरत थी, बहुत स्ट्रेट थी। अगर कोई लड़का मुझे अप्रोच करता था तो मैं उसको साफ साफ बोल देती थी कि देख भाई, गर्लफ्रेंड बनूंगी नहीं, और अगर इससे ज्यादा तुझे कुछ चाहिए, अगर तू मुझे पसंद करेगा तो तुझे मेरे पापा से बात करनी होगी। मतलब कि अगर मेरे से तू कुछ भी चाहता है तो वो उसका चैनल मेरे पापा होंगे। पहले आप घर आइए, मेरे पापा से बात कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ सोचूंगी, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज, आपको भी पता है, जब वो 16, 17, 18, 19 साल का होता है तो वो किस लिए लड़कियों की तरफ अप्रोच करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज तो इसी वजह से छट जाते थे, ठीक है। कुछ जेन्युइन होते भी थे तो उनकी उस एज में पापा से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनको लगता था कि वो जब पूरा फाइनल ईयर कर लेंगे, जॉब वॉब लग जाएंगे, तब मेरे पापा से जाके बात करेंगे। कुछ उनमें से थे, ठीक। तो इस तरह से कांटेक्ट आपका पूरे 4 साल आसपास लड़के आपके रहेंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि कोई मैंने स्पेशली कोई लड़कों से बातचीत करी है या ऐसा कुछ। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, मैंने 1 साल जॉब भी की थी। फिर वो जॉब अपनी ये आईएएस, मैंने एक जगह बताया हुआ है कि खाटू श्याम जी के मेले में मैंने सबसे पहले जो एक आईएएस ऑफिसर को देखा था। पीछे कहीं पड़ा होगा, वीडियो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी उसकी आईएएस ऑफिसर वाली भी ना, कि मैं आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहती थी। मैंने ऐसा, मतलब मैंने खाटू श्याम जी के मेले में पहली बार एक आईएएस ऑफिसर को देखा था। तो अब जो मेरा ड्रीम एक वो आईएम्स अहमदाबाद वाला चल रहा था कि वहां से एमबीए करनी है, उसकी जगह मेरा ड्रीम शिफ्ट हो गया था ये कि भाई आईएएस बनना है। मतलब उनका जो रौब था, उनका जो रौनक था, वो देख के मेरे को ऐसे मन करने लगा, ठीक है। अब क्या अप्रोच करता था, मैं उसको एकदम क्लियर कट बता देती थी कि देख भाई, गर्लफ्रेंड बनूंगी नहीं, शादी करनी है तो पापा के चैनल के थ्रू आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि हाँ, हमारे फैमिली में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लड़कियां आज भी 18 साल या उससे पहले या 18 मतलब 20 साल में शादियां कर दी जाती हैं। पढ़ाई वढ़ाई किसी को करवाते नहीं। और अगर मैंने इस तरह से शादी कर ली तो मेरे परिवार में अगले 100 साल तक के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा और आगे आने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ ना, जब मैंने एक आईएएस ऑफिसर को देख लिया तो मुझे अब आईएएस ऑफिसर बनना था। तो इसलिए मैंने बस वो 1 साल जो मैंने जॉब की थी, उस जॉब को छोड़ के, वो मैंने स्पेशली इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी आईएएस के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं 1-2 साल में, जैसे आजकल बच्चों को लग जाता है ना कि वो अपना जॉब छोड़ के और 1-2 साल में, जिसमें कि उनको पीछे उनके कोई किसी तरह का आईएएस का बैकग्राउंड नहीं है, किसी एकदम बिल्कुल न्यू है, सिर्फ वो सुन के कि आईएएस 1-2 साल में आईएएस करें, 1-2 साल में आईएएस बने, ऐसे करके वो जो एड वैड देख के और इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे साथ भी वही केस था। एक आईएएस ऑफिसर को सामने देख लिया था, बहुत सारे एड्स देख लिए थे कि आईएएस ऑफिसर 1 साल में बन जाते हैं। बस गई दिल्ली और वही 10-20 हजार की बुक्स खरीद के ले आई घर पे। पापा को बोल दिया था कि भाई पापा, अब मतलब पढ़ाई करनी है, अब शादी वादी मतलब जॉब नहीं करनी है और पढ़ाई करनी है, ठीक है, आईएएस बनना है। अब मेरे पापा के साथ क्या था ना कि यार उनपे ऑलरेडी इतना सोशल प्रेशर था कि जहां मेरी सिस्टर्स की शादी जहां 12th पास कर करके हो रही थी, अब मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर ली थी और एज भी उस वक्त मेरी 20-21 साल हो चुकी थी। तो मैं तो घर आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन आसपास से फिर सोशल प्रेशर क्रिएट होने ही लगता है। जब आप अपनी पढ़ाई जैसे ही पूरी करते हो ना, तो 1-2 साल बाद में आपके रिलेटिव्स, आपके आस, चाहे आप जो खुद वो लड़की है, चाहे वो उसको इच्छा हो या ना हो, उसके मम्मी पापा को कोई परेशानी हो या ना हो, सबसे ज्यादा परेशानियां आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास, आपके पड़ोसी और इन लोगों को होना शुरू हो जाती है। तो वही ड्रामा मेरे साथ भी शुरू हो गया। लोगों का सोशल प्रेशर इस कदर आने लगा कि अब फिर मेरे पापा को मेरी शादी के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियसली वो सोचने लगे, क्योंकि अब पढ़ाई भी उनकी तरफ से उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे पढ़ा दिया था कि जहां लड़कियों को 12th कराई जा रही है जिस फैमिली में, उन्होंने अपनी लड़की को बाहर भेज के और बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करवा दी थी। तो अब उनको लगने लगा था कि उनकी तरफ से अब मतलब इस बच्चे के नाम का खर्चा भी पूरा हो गया, इस बच्चे के नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो गई, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई। उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से थे, जो उनके आसपास था, उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी बहुत कर चुके थे। तो अब वो मेरी शादी के लिए सीरियसली सोचने लगे थे। तो अब इधर उधर से जो रिश्ते आ रहे थे उन दिनों में, तो उन्होंने उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो जब पापा इस तरह से आके मुझे लड़के जब बताने लगे थे, तो मैंने पापा को एक चीज बहुत सीरियसली बोल दी थी कि देखो पापा, मैं पहले दिन से ही चाहती हूँ कि मैं शादी आप ही की मर्जी से करूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि लड़का मुझे पसंद आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपकी और मेरी पसंद काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ
आपकी पसंद और मेरी पसंद, मतलब तीसरे किसी भी आदमी की ना मैं सलाह लूंगी और ना मैं उससे पूछूंगी कि उसको वो लड़का क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है। ठीक है, आप सोचो कि मैं आपके किसी भाई बंधु की सलाह लूंगी या किसी और XYZ किसी पर्सन की सलाह से शादी करूंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से शादी करूंगी। जो मुझे पसंद आएगा, जिससे मुझे लगेगा कि मुझे शादी करनी है, मैं उससे शादी करूंगी। ठीक है, तो उन दिनों बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि लड़का जिससे मैं शादी करूंगी पता नहीं वो क्या होगा, कैसा होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद लड़के देखती। कुछ लोग, मतलब कुछ लोग तो मुझे रिजेक्ट करते थे, और मुझे रिजेक्ट करते थे उनका रिजेक्शन का रीजन होता था पैसा। क्योंकि मैंने अपने पापा को ये चीज बहुत साफ साफ बोल रखी थी कि पापा आप ऑलरेडी मेरी शादी में, ऑलरेडी मेरी पढ़ाई पे इतना खर्चा कर चुके हो। मतलब ऑलमोस्ट वो जो इंजीनियरिंग के 4 साल थे ना, मेरी पढ़ाई पे, इंजीनियरिंग के ही 4 साल नहीं, इनफैक्ट जो उन्होंने 11th-12th में मुझे पढ़ाया था, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ वाली फैमिली से थी मैं। लेकिन उन्होंने थ्रू आउट, मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं रखी। मैंने जो हमारे फतेहपुर शेखावाटी के सबसे कॉस्टली टीचर्स थे ना, मैंने वहां से ट्यूशंस लिए। तीनों क्लास के, तीनों PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैंने अपने फतेहपुर शेखावाटी के सबसे महंगे टीचर से पढ़ा है। और ऐसे ही अपने जो मैंने इंजीनियरिंग की थी, वो वाला कॉलेज भी जयपुर का सबसे ज्यादा कॉस्टली हॉस्टल्स में से था। मतलब जयपुर में जो हॉस्टल्स की फीस थी वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि 25, उस वक्त की बात बता रही हूँ 2006 की, कि 25,000 से हॉस्टल शुरू हो रखे थे, जहां पे मतलब ऐसे ऐसे कॉलेज थे जहां मुझे सब जगह सीट्स मिल रही थी। और जो मिनिमम हॉस्टल था जो पापा ने देखा था वो 25,000 से स्टार्टिंग थी। और पापा ने जहां मेरा एडमिशन कराया उस वाले हॉस्टल की फीस उस वक्त 2006 की बात कर रही हूँ 45,000 थी, जो आज की डेट की अगर मैं इन्फ्लेशन और वो सारी चीजें जोड़ूं तो कम से कम 1 लाख रुपए होगी वो। मतलब आज की डेट में उस 45 की वैल्यू, जो आज के हॉस्टल की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो पापा ने मुझे जो बेस्ट, मुझे नहीं पता उन्होंने मैनेज कैसे किया, हो सकता है कि पेरेंट्स इसी दिन के लिए अपनी सेविंग्स रखते हैं। तो पापा ने पूरा 4 साल, मतलब अगर आज की डेट की मनी की वैल्यू करूं तो ऑलमोस्ट पापा ने मेरी पढ़ाई में एक्स्ट्रा, जो लोग अपनी लड़कियों पे लगाते हैं, उससे एक्स्ट्रा लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा वो कर चुके थे। तो मैंने पापा को स्पेशली कहा था कि पापा मैं अब मैं शादी में आपका खर्चा नहीं करवाऊंगी। जो मतलब दहेज वहेज, उस वक्त यार शादी से पहले मैं बहुत एक आइडियलिस्टिक थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे से शादी करने आएगा वो मेरे को देख के ही पागल हो जाएगा, उसे दहेज वहेज की चिंता ही नहीं होगी। फिर तो वो मतलब एक बार मेरे से मिल लेगा तो वो पता नहीं क्या, उसको मैं कैसी लगूंगी या क्या वो, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई, जो भी लड़का मुझसे शादी करने आएगा वो एटलीस्ट पैसे को तवज्जो नहीं देगा, वो पैसे की तरफ नहीं देखेगा। मुझे ऐसा उस वक्त लगता था, शादी से जब ये शादी वादी की बात होनी शुरू हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जब शादी की बात, जैसे ही क्या होता है ना, आप मैरिज मार्केट में एक्चुअली कदम रखते हो। अभी तक तो क्या चल रहा था, अभी तक तो कॉलेज के ड्रामे चल रहे थे और अपने मन के ख्याली पुलाव चल रहे थे कि मेरे को पता नहीं ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे देख के पता नहीं उसको क्या हो जाएगा और वो एकदम पैसा वैसा सब भूल जाएगा। लेकिन आपको हकीकत बता रही हूँ, यहाँ यूपी में, वेस्टर्न यूपी की मैं बात करूं दिल्ली NCR एरिया की मैं बात करूं, यहाँ ये हालत है कि लोगों को ना तो लड़कियों की स्टडी में इंटरेस्ट है, ना उनके लुक्स में इंटरेस्ट है, उनको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि वो शादी में पैसा कितना लगाएंगे। जिस दिन मेरे पापा मेरी शादी करने चले थे, वो दिन की बात मुझे याद है, कम से कम 8 से 10 लड़कों ने तो मेरे पापा मुझे सिर्फ इसलिए, मेरी फोटो तक नहीं देखी, मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे पापा ने जहां भी मैंने साफ साफ पापा को कह रखा था, मैंने कहा पापा जिस भी वक्त कोई भी लड़का या लड़के का परिवार आपसे पैसे की बात करे, मतलब कि वो ये कहे कि उनको शादी में इतना दहेज चाहिए, आप तुरंत बैकआउट करेंगे, आप, मुझे ऐसे परिवार में बिल्कुल शादी नहीं करनी। मैंने खुद ही अपने पापा को एकदम साफ साफ कह रखा था। तो अब क्या हुआ ना कि जैसे ही वो शादी करने चले और लड़कों की डिमांड होती थी 25 लाख में शादी करनी है, 35 लाख में, हाँ जी यहाँ यही रेट है, मतलब रेट्स हैं यहाँ शादियों के। यहाँ शादियां जोड़ियां मिलाने से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ शादियां बिजनेस होती हैं।
मतलब जो जो भी फैमिली, जो भी गवर्नमेंट जॉब लग गया, उसका उस वक्त उसका उस वक्त शादी का कॉस्ट चल रहा था 50। दूल्हे खरीदे जाते हैं, वेस्टर्न यूपी की बात करूं, मुझे नहीं पता आप किस एरिया में रह रहे हैं और वहां क्या हालत है, लेकिन हाँ, यहाँ वेस्टर्न यूपी में दूल्हे खरीदे जाते हैं। और उनके रेट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सरकारी नौकर चाहिए, उस वक्त की बात बता रही हूँ कि अगर आपको सरकारी अफसर चाहिए तो आपको 50 लाख खर्च करने पड़ेंगे। मैं आज से 2010 की बात कर रही हूँ, 2010, 11, 12, 13, जब मेरी शादी की बात चल रही थी। और अगर लड़का कोई भी किसी भी मतलब अफसर नहीं है और सिंपल सी सरकारी नौकरी है तो 30 लाख की शादी होनी चाहिए। अगर लड़के के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और एक प्राइवेट जॉब है तो कम से कम 25 लाख की शादी होनी चाहिए। जब आप लड़की वाले हैं और आप इतने पैसे देने को रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपकी लड़की की फोटो देखी जाती है। मतलब ये फोटो देखने से पहले का प्रोसेस है कि शादी के नाम पे इतना बड़ा बिजनेस होता है, इतना तगड़ा बिजनेस होता है कि जो लड़के वाले लोग हैं, जिनके लड़के किसी भी लायक बन जाते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि लड़की अब जो वो लेके आए अगले की, तो मतलब लड़की भी आप लेके आ रहे हो और उस चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता है या ना है, आप उसके घर को मतलब घर बिकवा के उसका सारा मतलब वो घर तक बिकवा के लेके आना चाहते हो, जो लड़के वाले लोग होते हैं दहेज के नाम पे। ठीक है, जब मैं इस तरह से जब मैं सुनती थी तो मैं एक तरफ से पापा को बोल रखा था कि पापा एक तरफ से रिजेक्ट करना, जैसे ही कोई पैसे की बात करे, जिस वक्त बोले कि मुझे इतने लाख की शादी चाहिए, आप एकदम से रिजेक्ट करना। तो यही हालत हो रखी थी कि जब मैं एक्चुअली इस मैरिज मार्केट में उतरी और जब मैं शादी करने के लिए चली, तो 8 से 10 लोगों ने मुझे बिना मेरी शक्ल देखे, बिना मुझसे मिले, बिना मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाने मेरे को एक तरफ से रिजेक्ट किया। और रीजन क्या था कि मतलब देखो, 8 से 10 लाख रुपए मेरे पापा मेरी शादी में मेरी स्टडी में लगा चुके थे, और अब मेरी इच्छा थी कि यही यार जो भी मिनिमम एक खर्चा हो 10-12 लाख का, उसमें पापा मेरी शादी कर दें। क्योंकि मुझे मेरे फैमिली की कंडीशन पता थी कि उन्होंने किस किस तरह से मुझे पढ़ाया है, और उन्होंने मेरी दहेज के लिए पैसे जोड़ने से अच्छा उन्होंने मुझे लायक बनाने पे पैसा खर्च किया। तो एक उनका ना वो एक मेरे ऊपर डेट था कि यार अब एटलीस्ट अब मैं जाते जाते मतलब जब मैं इनके घर से जाऊं तो मैं इनको कहते ना कि चूस के नहीं जाना चाहती कि यार इस आदमी ने ऑलरेडी मुझे मेरे बचपन से मेरी हर चीजें, मेरे हर सपने, हर ख्वाब पूरे किए हैं। तो एटलीस्ट अब जाते जाते मैं इनको दुखी करके और एक मतलब डेट में छोड़ के नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता था उनकी क्या कंडीशन थी। ठीक है, वो अगर किसी तरह से मतलब इधर उधर से कर्जा वर्जा करके मेरी शादी कर भी देते ना, तो शायद मैं आज जितना खुश हूं और आज जिस तरह से जो मेरी कंडीशन है, हो सकता है शायद वो मेरी ना होती। तो आई एम टोटली हैप्पी। ठीक है, तो जब ये 8-10 लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया ड्यू टू वो दहेज, उनको कोई मतलब नहीं है कि इस लड़की ने क्या पढ़ रखा है, ये लड़की क्या कर सकती है, ये लड़की क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, और मैंने साफ साफ पापा को एक लाइन बोल रखी थी कि मैंने कहा पापा, शादी लड़के से करूंगी मतलब जिसको मैं चाहिए हूं, जिसको मनीषा चाहिए, ना कि जिसको पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा जिस दिन भी मैं कमाने बैठूंगी ना, मैं इतना पैसा कमा दूंगी ना कि अगले के घर में रखने की जगह नहीं होगी। ये मेरे थॉट थे, और आप देखते जाना, मैं आपके सामने ही कमाऊंगी। मैंने आपको दिखा भी दिया कि अभी 5-6 साल पहले मैंने अपना मनी ट्री ग्रोथ करना शुरू किया है, और आज उसकी क्या वैल्यू है मैंने एकदम पब्लिकली बता रखा है। और आप देखते जाना कि मैं मतलब अभी तक तो पैसा कमाना चाहा ही नहीं था, अभी तक तो पैसा कमाना सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने उस आईएएस वाले ड्रीम के पीछे लगी हुई थी। और अभी लगभग जब से ये पैसा कमाना शुरू किया है, तो आप देख लेना, जिन भी लोगों ने मुझे दहेज की वजह से ठुकराया था, मतलब वो लोग अगर कभी मेरी बात सुनेंगे और देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो 2-4, 8-10 लाख के पीछे उन्होंने क्या चीज खोई थी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं अरुण और अरुण की फैमिली की। तो पापा जब इन लोगों को मतलब पापा वही एक के बाद लोग देखे जा रहे थे। ठीक है, सब जगह से जब इस तरह का रिजेक्शन मिल रहा था कि नहीं पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, तो ये सुन के ना मेरे को भी मतलब बहुत दुख होता था कि यार कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। मतलब क्योंकि मैंने अपनी शादी को लेके बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ख्वाब सजा रखे थे कि कोई लड़का होगा, वो आएगा, वो देखते ही एकदम पागल हो जाएगा, इस तरह से सॉर्ट ऑफ। और साथ में ही अपनी वो, और इसी के साथ अपना वो जो कॉलेज, वो जो अपना मतलब मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, उसको तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब अपने पर्सनालिटी का हिस्सा मानती थी कि यार जैसे कोई लड़का ये सुनेगा कि ये लड़की इंजीनियर है, तो उसको मेरी वैल्यू और वर्थ पता चलेगी, तो वो दहेज वहेज को तो वो साइड कर देगा कि यार अगर कोई लड़की ये मतलब इंजीनियर है तो वो पैसा तो वो पता नहीं मतलब जब चाहेगी तब कमा लेगी। ठीक है,
तो ये वो अरुण वाली फैमिली थी जिसने पहली बार मेरे अर्थ को समझा था कि हाँ, एक पढ़ी लिखी बहू लाने का क्या मतलब है। वरना तो लोग जो अब तक मैंने देखे थे वो या तो अपने बेटों के लिए मतलब वो या तो दहेज के की वजह से मुझे मतलब रिजेक्ट कर दे रहे थे, या फिर सेकंड बड़ा रीजन था कि उनको बहू के रूप में कामवाली चाहिए थी। जिन लोगों को भी बहू के रूप में कामवाली चाहिए थी उन लोगों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि उन लोगों को फिर और किसी से मतलब नहीं था, वो मुझे देख के जाते थे और उसके बाद में वो मेरा रेट लगाते थे कि हाँ भाई इतने में, कम से कम इतने में शादी कर देना, और लड़की को हम जॉब नहीं कराएंगे, लड़की को घर पे रहना होगा, लड़की को हमारी दादी माँ या सासू माँ वट एवर में सास के रूप में जो भी लेडी होती है उसकी सेवा करनी होगी, घर पे रहना होगा, उसका घर का काम करना होगा। तो ऐसे लोगों को मैं एकदम रिजेक्ट करती थी। मैं कहा पापा भगाओ इनको तुरंत यहाँ से, इनको लड़की चाहिए ही नहीं, इनको काम वाली चाहिए। तो जिन लोगों को बहू के रूप में काम वाली चाहिए थी उनको मैंने 2 सेकंड में मना किया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा रिजेक्शन वाला प्रोसेस चला। और उसके बाद में आई है अरुण की फैमिली। और अरुण की फैमिली से जब पापा मिलके आए थे तो पहली बार मतलब ऑलमोस्ट 20 फैमिली से मिलने के बाद, और ये जो शादी का नाटक चल रहा था पिछले 1-1.5, तो फ्रेंड्स लास्ट में जब पापा ये अरुण की फैमिली से मिलके आए तो पहली बार मतलब जो मैं सुनना चाह रही थी ना, इतना इतना जो 1-1.5 साल से मुझे हर्ट हुए जा रहा था कि यार किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, किसी को मेरी पढ़ाई की वैल्यू नहीं है। तो एक पहली फैमिली ये जो मेरठ में मेरा ससुराल मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं इनकी तरफ से जो मैंने डायलॉग सुना ना, मेरे पापा ने घर आके मुझे बताया था कि मनीषा पहली बार कोई मतलब बड़े सज्जन लोग हैं और पहली बार कोई ऐसे पर्सन मिले हैं तो लड़के की माँ का ये कहना था कि उनको बच्चा चाहिए, मतलब उनको एक बच्चा चाहिए कि हाँ भाई मतलब उनको बच्चे से मतलब है कि वो क्या है। और उन्होंने बिना दहेज की बात किए और मतलब मेरे से मिलने की इच्छा जाहिर की कि हाँ भाई आप लड़की दिखाओ, दहेज वहेज की बात हमें नहीं करनी, दहेज हमें नहीं चाहिए। और कहीं तो क्षण था जिस वक्त मुझे थोड़ा सा ऐसा, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो एट लास्ट ये 20 फैमिलीज से मिलने के बाद ऑलमोस्ट, जिनमें से मैक्सिमम को तो दहेज चाहिए था, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं, और जिन्होंने कुछ लोगों ने मुझे देखा और जो मुझे मतलब एज अ मतलब बहू के रूप में कामवाली बनाने के लिए आए थे उनको मैंने भगा दिया। तो इस तरह के लोगों के बाद पहली बार कोई पर्सन ऐसा आया और मुझसे मिला, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की कि नहीं, उन्हें ना तो पैसे से मतलब है ना उन्हें किसी और चीज से मतलब है, वो सबसे पहले मुझसे मिलना चाहते हैं और देन वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं अपनी, अब ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो गलती, सबसे बड़ी गलती जो लोग शादी करते वक्त करते हैं वो ये करते हैं कि या तो वो दहेज के चक्कर में कुछ ऐसे पर्सन से शादी कर लेते हैं जो हमेशा के लिए वो फिर टॉर्चर बन जाती है उनकी शादी। और सेकंड ये वो लोग, और सेकंड गलती वो ये होती है उनसे कि वो अपने बच्चे से नहीं पूछते। मतलब जो लोग शादी करने, जो बड़े घर के बड़े सलाह करके शादी करते हैं वो कभी भी अपने बच्चों से नहीं पूछते कि उनको वो बच्चा जिससे उन्हें शादी करनी है वो उन्हें पसंद है या नहीं। ठीक है, मतलब वो अपने मतलब पुराने जो थॉट सुन के रहते हैं कि उनको जो लगता है कि बेस्ट है, मतलब वो जो लेके आएंगे वो बेस्ट है, वो उस चक्कर में अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। जबकि अब जमाना चेंज हो रहा है, अब मेंटालिटी चेंज हो रही है, बच्चों की पसंद चेंज हो रही है। वो बिना उस पसंद को जाने अपनी पसंद अपने बच्चों पे थोपते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो वो पेयर होता है, जो लड़के और लड़की वाला पेयर होता है, आज की डेट में 90% लोग रोते घूमते हैं। मैं जिससे भी बात कर लूं, एक तरफ से हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। और मैं उसको मतलब लड़के तो इस चक्कर में घूमते रहते, पत्नी को कैसे काबू करूं, और जो बीवियां हैं, जो वाइफ्स हैं, वो इस चक्कर में घूमती रहती हैं कि मैं अपने पति को कैसे काबू करूं। नोबडी केयर्स कि हम दोनों पर्सन हैं, हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खुश रहें, हम दोनों कैसे ग्रोथ करें। अक्सर देखा है कि केवल और केवल लड़का ग्रोथ करता है और जो उसकी पार्टनर है, जो उसकी वाइफ है, उसकी सिर्फ डी ग्रोथ होती है। एवरी टर्म्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर टर्म में पिछले 50,000 सालों से होती आई है और अभी भी हो रही है कि हर टर्म में
जो लड़की होती है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज की लड़कियां देखी हैं जो पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर हाउस वाइफ हैं, 2-4 बच्चे वो पालती हैं और बस वो उसी में उनकी दुनिया है और उसी में वो खुश हैं। जबकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिग्री कोर्सेज किए हुए हैं, उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं और शादी के बाद 90% लड़कियां अपनी जॉब छोड़ के हैप्पीली हाउस वाइफ बन जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। और हालत ये है कि इंडिया इसीलिए इतना पिछड़ा हुआ है और हम जनसंख्या में टॉप कर रहे हैं। जब और मैं अब आपको बताऊं कि यूएस, अमेरिका और चाइना से हम लोग कहते तो रहते हैं कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हालत ये है कि वहां 80% लड़कियां घर से बाहर हैं, काम कर रही हैं, कंप्यूटर्स बना रही हैं, लैपटॉप बना रही हैं, ऑफिसेज में काम कर रही हैं और केवल 20% लड़कियां हाउस वाइफ हैं। और जबकि इसका उल्टा इंडिया में है, इंडिया में सिर्फ 20% लड़कियां घर से बाहर हैं, जॉब कर रही हैं और 80% लड़कियां घर पे बच्चे पाल रही हैं। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में टॉप करते रहेंगे। लड़कियों को पढ़ने दो, लड़कियों को जॉब करने दो, लड़कियों को घर से बाहर जाने दो। जब तक ऐसे नहीं होगा हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में टॉप करेंगे। हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अफ्रीकन कंट्रीज के लिविंग स्टैंडर्ड के बराबर आता है। जिस तरह से हमारे यहाँ लड़कियां औरतें रहती हैं और जो हमारे यहाँ का जो मतलब इनकम लेवल है ना, वो इनकम लेवल भी नहीं सुधर सकता। आज की डेट में जितनी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, जितना पैसा चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब आप भी काम करेंगे और आपकी वाइफ्स भी आपके साथ काम करेंगी। केवल आप अकेले की कमाई से, मैंने आपको पुराने एक लेक्चर में बताया हुआ भी है कि जब तक आपकी इनकम 1 लाख रुपए मिनिमम नहीं होगी, तक आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए कैश की बात कर रही हूं, नहीं होगी हर महीने की, तब तक आप मिडिल क्लास, अमीर होना तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। और वो आप तभी हो पाएंगे जब आप और आपकी वाइफ दोनों साथ मिलके काम करेंगे। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके बाद में तो चार डिपेंडेंट और अपने आप हो जाने वाले हैं, 2 आपके बच्चे और 2 आपके मम्मी पापा, जो थोड़े बहुत दिनों में आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगी, अगर अमीर बनना है, अगर अपना सोशल स्ट्रक्चर सुधारना है, अगर पैसे कमाने हैं, तो घर में दोनों लोगों को काम करना होगा, तभी काम चल पाएगा अच्छा, तभी अमीर बन पाएंगे। वरना तो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपनी नेक्स्ट बातें नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और जाते जाते बस ये कहूंगी कि शादी मतलब जो भी लोग शादी के रूप में जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, वो दो मिस्टेक करते हैं। क्या? नंबर 1 कि वो जो लड़की लेके आते हैं घर में, वो जो बहू होती है वो काम वाली सोच के लेके आते हैं कि एक फ्री की काम वाली उनको लेके आनी है। या सेकंड, जो पर्सन जो शादी करते हैं, शादी करने के उस पे आते हैं, वो लेके आते हैं कि भाई उनको लड़की से, चाहे वो 10वीं पास हो चाहे वो 12वीं पास हो, दहेज के रूप में उन्हें इकट्ठा पैसा मिल जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो कोई पढ़ी लिखी लड़की लेके आएंगे, कमाने वाली लड़की लेके आएंगे, तो जो वो एक 1 टाइम दहेज उनको मिल रहा है ना, उसकी बजाय वो लड़की उन्हें पूरे लाइफ टाइम कमा के देगी। आज अगर कोई लड़की बीए पास और एमए पास और थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी है ना, और थोड़ा बहुत भी जॉब करती है, तो उसको 20,000 रुपए की जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग उनसे काम करवाना चाहें, और वो लड़कियां तो सभी काम करना चाहती हैं। मैंने एक तरफ से पूछा है, जितनी भी हाउसवाइफ्स है ना, वो घोर दुखी हैं घर पे रह के, और डिप्रेशन का शिकार हैं घर पे रह के। लेकिन वही सोशल प्रेशर, सोशल बाउंडिंग्स, उन सबके चलते वो बच्चे पालने को मजबूर रहती हैं, घर के काम करने को मजबूर रहती हैं। तो बस मैं बताऊंगी आपको अपने इसी लेक्चर सीरीज में कि लोगों को, मतलब ये पति पत्नियों को काबू करने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर आप शादी करते वक्त कुछ अच्छे डिसीजंस ले लें, अगर आप अपना पार्टनर चूज करते वक्त कुछ अच्छे डिसीजंस ले लें, तो कभी भी आपको किसी भी पर्सन को काबू करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ना लड़कियों को लड़कों को काबू करने की जरूरत रहेगी, ना ही जो पति हैं उनको अपनी पत्नियों को काबू करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। और ये काबू करने वाली चीज है ना, ये पता है डालते भी कौन है? बड़े लोग जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, जिनको देनी चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। रीजन बीइंग कि वो पहले दिन से आपके दिमाग में ये थॉट डालते हैं कि औरत है, इसको काबू करके रखना है। या फिर जो लड़कियां हैं, उनको उनके घर वाले सिखाते हैं कि अपने पति को काबू करके रखना है। अरे यार, क्यों काबू करके रखना है? 2 पर्सन है, मजे से जियो, मजे से खाओ, मजे से रहो, ठीक है। क्यों? एक दूसरे को समझो। और बेस्ट तो है कि लव मैरिज करो। आज की डेट में मतलब जितनी सक्सेसफुल मैंने लव मैरिजेस देखी है ना, उतनी सक्सेसफुल
ये वाली मैरिजेस हैं ही नहीं। जबरदस्ती पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करते रहते हैं लोग, मजा नहीं है। मैंने खुद देखा है और मैं आपको जल्दी ही लव मैरिजेस वाले पेयर से मिलवाना शुरू करूंगी और आपको बताऊंगी कि जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है वो कितना खुश हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।